अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थियरी, कोहलबर्ग का अखलाकी नशोनुमा का नजरिया। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों में अखलाकी नशोनुमा किस तरह होती है पेश करने की कोशिश की। ठीक है, जो पियाजे था उसने क्या बताया कि बच्चों में वकूफ़ी नशोनुमा यानी कि इदराकी नशोनुमा या फिर जहनी नशोनुमा किस तरह से होती है वो पियाजे ने बताया। और जो वाइगॉट्स्की था उसने भी क्या किया, पियाजे के नज़रिए को आगे बढ़ाया और उसने भी बताया कि जो जहनी नशोनुमा है वो बच्चों में किस तरह से होती है और उसमें किस तरह से समाज मदद करता है और उसमें ज़बान किस तरह से अहम रोल अदा करती है, ये वाइगॉट्स्की ने बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे कोहलबर्ग। जो कोहलबर्ग है इसने भी जहनी नशोनुमा के नजरिए को और मजीद आगे बढ़ाते हुए उसमें अखलाकी नशोनुमा किस तरह से होती है वो पेश करने की कोशिश की। किसने? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग ने अपनी तहकीकात और तजुर्बात की बुनियाद पर जो पियाजे का नजरिया था उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके कुछ अहम टर्म्स है। फर्स्ट है मोरालिटी। फर्स्ट क्या है? मोरालिटी। मोरालिटी किसे कहेंगे हम? जो अखलाकी इक़दार होते हैं उसे हम कहेंगे मोरालिटी। वो क्या होते हैं? यानी कि वो उसूल, हमारे वो उसूल जिसके जरिए हम एक चीज़ सही है या फिर एक चीज़ गलत है जो बोलते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे मोरालिटी। अगर हमारे अंदर मोरालिटी है तभी हम सही गलत की पहचान कर पाएंगे। ठीक है, हमारी जो डिसीजन लेने की सलाहियत है कि हम किसी भी सवाल के हल करने के लिए जो चुनते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाएं तो सही होगा या फिर किसकी मदद करें तो सही होगा, तो वो हम जो जहन में सोचते हैं तो उसे हम कहेंगे मोरालिटी। क्या सही है क्या गलत है, किस बेस पे हम डिसीजन लेते हैं उसे हम कहेंगे मोरालिटी। नेक्स्ट है मोरल डायलेमा। नेक्स्ट क्या है? मोरल डायलेमा। तो डायलेमा मतलब एक कश्मकश वाली सूरत हाल, उसे हम क्या कहेंगे? डायलेमा। तो हमारे पास कश्मकश की सूरत हाल कब पेश आती है? जब कोई ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें कोई दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है। ठीक है, कोई दो रास्ते हमारे पास है लेकिन हमें चुनने में मुश्किल पेश आ रही है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, या फिर दो भी अहम लगते हैं लेकिन कोई एक चुनना है उसमें से। जैसे कि कोई टीचिंग करता है तो उसके लिए जो उसका नेटिव प्लेस है यानी कि इंडिया, यहाँ पर वो टीचिंग करना चाहता है लेकिन यहाँ पर उतनी सैलरी नहीं मिलती, तो वो सोचता है कि वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाकर टीचिंग कर ले। तो यहाँ पर उसके सामने ये मुश्किल है कि यहाँ पर फैमिली है और उसको अगर दूसरी कंट्री में जाएगा तो फैमिली वहाँ पर साथ में नहीं आएगी, अगर वो यहाँ पर करेगा तो उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर उसके सामने डायलेमा है, कश्मकश है कि वो कौन सा रास्ता चुने, उसके लिए बेहतर क्या होगा। तो वो बहुत ही गौर व फिक्र और उसका जो मोरालिटी है उसकी बेस पर एक फैसला लेता है कि वो या तो इंडिया में रहेगा या फिर वो कहीं और दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करेगा। तो जब वो कश्मकश की सूरत हाल में फंस गया था तो वैसी सिचुएशन को हम कहेंगे मोरल डायलेमा। क्या कहेंगे? मोरल डायलेमा, यानी कि वो सूरत हाल जिसमें बच्चा जहनी तसादुम का शिकार हो जाता है। जब बच्चे के पास एक से ज्यादा रास्ते होते हैं और उनमें से किसी एक को चुनना होता है और वो समझ नहीं पाता, वैसी जहनी सूरत हाल को हम कहेंगे मोरल डायलेमा। ठीक है, क्या कहेंगे? मोरल डायलेमा। नेक्स्ट है मोरल रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोरल रीजनिंग। अब मोरल रीजनिंग क्या है? ये एक ऐसा जहनी अमल है जिसके जरिए हम किसी भी चीज के फैसले पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखी थी एक पर्सन की कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इंडिया में रहकर जॉब करे या फिर वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब करे। तो अब वो पर्सन सोचता है और गौर फिक्र करता है, करने के बाद में एक फैसला लेता है कि फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैलरी तो कितनी भी चाहे मिल जाए वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरी से, तो वो बेस पर इंडिया में रहने का फैसला लेता है। तो अब जो बेस पर उस पर्सन ने फैसला लिया है तो उस फैसले को क्या कहेंगे? मोरल रीजनिंग, यानी कि जो गौर फिक्र उसने की है, ठीक है, उसके मोरल्स जो मोरालिटी उसने यूज की है और उसकी बेस पर एक जो फैसला लिया है, वो जो सूरत हाल थी उससे निकलने की कोशिश की है, तो उसे कहेंगे मोरल रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या किया उस पर्सन ने? मोरल रीजनिंग की बेस पे मोरल डिसीजन लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोरल रीजनिंग, यानी कि वो जो जहनी अमल जिसके जरिए बच्चा गौर फिक्र करके मोरल डायलेमा की सूरत हाल से निकलने की कोशिश करता है और अपनी अखलाकी नशोनुमा की बुनियाद पर एक फैसला लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो उसकी मोरल रीजनिंग है। और यहाँ पर और एक अहम बात यह है कि जो मोरल डिसीजंस होते हैं और जो मोरल रीजनिंग होती है वो कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, एक बच्चे का मतलब जहनी अमल कितनी पुख्तगी आई है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फैसला लेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हाइंस डायलेमा। ये क्या भला है? अब
जो हाइंस डायलेमा है, दरअसल ये एक कहानी है, अखलाकी नशोनुमा पर मबनी कहानी है। जो कोहलबर्ग था जिसने मोरल डेवलपमेंट की थियोरी पेश की, उसने दरअसल ये कहानी मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को सुनाई और उनकी जांच की कि उनकी जो अखलाकी नशोनुमा है वो कौन से लेवल तक पहुंची है। ठीक है, ये कहानी क्या है? दरअसल एक शख्स होता है हाइंस और उसकी बीवी होती है, वो बहुत बीमार रहती है। तो एक दफा वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसको सख्त इलाज की जरूरत पेश आई। तो जो हाइंस है वो हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने उसे एक दवाई प्रेस्क्राइब की। ठीक है, तो वो दवाई लाने के लिए जब मेडिसिन के जो सेंटर होता है या फिर मेडिकल या फिर केमिस्ट उसके पास गया, तो उसने दवाई देने से इनकार कर दिया और ज्यादा पैसे मांगे। जो हाइंस था उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसने बहुत ज्यादा इशरार किया, लेकिन उसके बाद भी वो जो शख्स है, जो केमिस्ट है, उसने वो दवाई नहीं दी। और यहाँ पर जो हाइंस की बीवी है वो बहुत ज्यादा बीमार थी। तो यहाँ पर हाइंस ने क्या किया, रात को वो अकेला गया और वो जो दवा थी उसने वो चोरी कर ली और अपनी जो बीवी थी उसकी जान बचा ली। तो ये दरअसल एक कहानी है, ख्याली कहानी है। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, इस ख्याली कहानी को मुख्तलिफ जो बच्चे थे मुख्तलिफ उम्र के, उन बच्चों को सुनाया और उनको कुछ सवालात पूछे इस कहानी के रिलेटेड, जैसे कि हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं, हाइंस अगर पकड़ा जाएगा तो उसे जेल हो जाएगी, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसने जो कानून है, जो लॉ है, उसको तोड़ा, तो लॉज तो तोड़ना नहीं चाहिए, और हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए और फिर उसके बाद जाकर अपनी जो गलती है वो जो पुलिस है उसके पास जाकर कबूल कर लेनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये था कि हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए लेकिन अपनी चोरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि उसने चोरी की। तो इस तरह के चंद सवालात थे जो बच्चों को पूछे गए कोहलबर्ग के जरिए। तो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के जवाबात दिए। तो अब वो जो जवाबात है उसकी बेस पर यहाँ पर स्टेजेस है। ठीक है, कि कौन सी उम्र के बच्चे में कितनी मोरालिटी डेवलप होती है, ठीक है, कितने उसके अंदर अखलाकी नशोनुमा डेवलप होती है, वो कोहलबर्ग ने पेश किया। देखें यहाँ पर कोहलबर्ग ने अपने तहकीकात में बच्चों और नौबलूग के साथ इंटरव्यू का तरीका अपनाया और इस बुनियाद पर यह नतीजा अख्ज़ किया कि बच्चे के अखलाकी इस्तेदलाल की नशोनुमा के कुल 6 मराहिल होते हैं। कितने मराहिल होते हैं? 6 मराहिल होते हैं, जिनकी दर्जाबंदी 3 मुख्तलिफ ज़मरों में की गई। कोहलबर्ग की थियोरी के स्टेजेस या फिर मराहिल कितने हैं? 6 मराहिल है, उनकी दर्जाबंदी 3 मुख्तलिफ जमरों में की गई है। ठीक है, तो वो जो मेजर जो जमरे हैं, मेजर स्टेजेस है, वो कौन से हैं? देखिए यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसको आप अंग्रेजी में ही याद रखें, ज्यादा बेहतर होगा, उर्दू में याद रखेंगे तो दिक्कत पेश आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो एक स्टेज है उसके अंदर 2 मरहले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, तो इसके अंदर 2 मरहले दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखें यहाँ पर, इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, घबराइए मत, अभी सिर्फ यहाँ पर इसको याद करेंगे। फर्स्ट क्या है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर 2 मरहले हैं। फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या फिर इसे कहेंगे नेव ओरिएंटेशन। ये 2 जो स्टेजेस है ये किसके अंदर है? प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट आएगा कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में मजीद 2 मरहले हैं, वो कौन से हैं? फर्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर इसे कहेंगे गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। क्या है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर गुड बॉय या फिर नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट फोर्थ वाला है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या फिर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा? कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएंगे ये 2 मरहले। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है ये लास्ट मरहला है। ठीक है, जो लोग उर्दू में नामों का इंतजार कर रहे थे वो लोग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज को कहेंगे हम कब्ल रिवायती सतह। क्या कहेंगे? कब्ल रिवायती सतह। और इसके अंदर जो 2 मरहले होते हैं उसको हम उर्दू में कहेंगे फर्स्ट वाले को सजा और इताअत से मुताल्लिक तायुन। नेक्स्ट मुआविनत और मुफाहिमत से मुताल्लिक तायुन। ये 2 जो है मरहले फर्स्ट स्टेज के हैं जिसका नाम क्या है? कब्ल रिवायती सतह। इसको इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, अब यहाँ पर उर्दू में देखेंगे कब्ल रिवायती सतह, सजा और इताअत से मुताल्लिक तायुन, मुआविनत और मुफाहिमत से मुताल्लिक तायुन। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज को कहेंगे रिवायती मरहला। कौन सा मरहला? रिवायती मरहला। तो इसके अंदर देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मुताल्लिक तायुन, ये कौन से स्टेज में आएगा? कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट उसूल और नज्म से मुताल्लिक तायुन, ये किस में आएगा? कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो थर्ड स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इसके अंदर मजीद 2 मरहले हैं, समाजी मुआहदे से मुताल्लिक तायुन, आफाकी अखलाकी उसूल से मुताल्लिक तायुन। लास्ट वाला कौन सा है? आफाकी अखलाकी उसूल से मुताल्लिक तायुन।
तो अब हम इसकी डिटेल देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज या फिर क़ब्ल रिवायती सतह से। तो जो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है, दरअसल इस स्टेज में बच्चे खुद पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इनका जो फोकस होता है खुद पे होता है, फोकस ऑन सेल्फ बोल के साइड में लिख लीजिए, ठीक है। फोकस ऑन सेल्फ, बच्चे ज्यादातर खुद पे फोकस करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। उमूमन ये माना जाता है कि ये जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये 9 साल तक होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कितने साल का है ये नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये 9 साल के दरमियान का वक्फा है। और इस स्टेज में बच्चे की खुद की मोरालिटी कुछ नहीं होती, बल्कि बच्चा जो उसको नतीजा आता है उसके बिहेवियर से, उसके अमल से जो नतीजा उसको पेश आता है उसके बेस पर ही वो सही और गलत का फैसला लेता है। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है सजा और इताअत से मुताल्लिक तायुन, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। इस मरहले में बच्चा क्या करता है, इस मरहले में बच्चा आमतौर पर अपने आप को परेशानियों से दूर रखने पर ही ज्यादा तवज्जो देता है और इस तरह से अपने आप को तनाव, तकलीफ, जो भी चीजें हैं उससे बचाने की कोशिश करता है। तनाव मतलब क्या, यहाँ पर अब जो भी बच्चा सही गलत करेगा तो अगर उसको सजा मिलेगी तो उसके लिए तनाव का बायस होगा ना वो, तो वैसी चीजों से बचाने के लिए कुछ भी अमल है वो करता है। इस स्टेज में बच्चा सही और गलत का फैसला इस बुनियाद पर लेता है कि इसको सजा मिलेगी या फिर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो उस बेस पे वो क्या करता है, जो भी उसको काम करने हैं वो करता है, ठीक है। मतलब वो गलत कामों से क्यों रुक रहा है, क्योंकि उसको सजा मिलेगी। चाहे वो अच्छा काम क्यों ना हो, अगर उसको सजा मिल जाए तो वो क्या समझेगा कि अरे ये गलत है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये करने पर मुझे सजा मिलेगी, ठीक है। अगर कुछ काम करने से इसको सजा मिलती है तो वो सजा के डर से वो काम नहीं करेगा। तो ये कौन से मरहले में होगा, फर्स्ट सजा और इताअत से मुताल्लिक तायुन, ठीक है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज में ये होगा, यानी कि सजा के खौफ से बच्चा जो है कुछ भी काम करेगा। नेक्स्ट मुआविनत और मफाहिमत से मुताल्लिक तायुन, इसको क्या कहेंगे हम, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में जो सही है वो इस बेस पे करता है कि उसको कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझे कुछ चॉकलेट्स मिलेंगे या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे तो मैं अच्छे काम करूंगा। तो इस तरह से इस मरहले में बच्चा करता है। देखिए यहाँ पर इस मरहले में बच्चा अपनी जरूरियात की जानिब ज्यादा तवज्जो देता है। फर्स्ट मरहले में क्या था, सजा से बचने के लिए, यानी कि खुद को सजा से बचाने के लिए। मतलब यहाँ पर जो दो भी मरहले हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में, यहाँ पर बच्चा दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, बल्कि किसके बारे में सोच रहा है, खुद के बारे में, ठीक है। फर्स्ट में भी हमने क्या देखा, खुद को सजा से बचाने के लिए। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, खुद की जानिब ज्यादा तवज्जो दे रहा है इस मरहले में, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज के सेकेंड दौर में। यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर सेकेंड आना होगा, ठीक है, क्योंकि 6 मरहले तरतीबवार चलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड आएगा। आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो मरहला है इसे टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस मरहले में आपने देखा होगा अगर कुछ काम करने के लिए कहें तो बच्चे कहेंगे कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने उनको कुछ मारा करा है तो वो क्या करेंगे, डबल मारेंगे। या फिर अगर उनकी जो बुक है उस पर किसी ने एक अगर लकीर लगा दी तो वो क्या करेंगे, उनकी बुक पर वो भी अपना बदला लेने तक खामोश नहीं रहेंगे, ठीक है, टिट फॉर टैट। और ये मरहले में बच्चा ये भी समझने लगता है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके मुख्तलिफ नजरिए होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मैं हूं बस वही खुद के नजरिए को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ये भी समझने लगता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता बल्कि समझने लगता है कि चलो दूसरे भी जो है वो लोग भी सोचते हैं, उनके भी कुछ अलग नजरिए हैं। क्लियर। तो ये था प्री कन्वेंशनल स्टेज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे कन्वेंशनल स्टेज या फिर रिवायती मरहला। अब यहाँ पर देखिए बच्चे का जो फोकस है खुद से हटकर अब यहाँ पर दूसरों पर होता है। ये जो मरहला है कन्वेंशनल स्टेज, इसमें बच्चा खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फोकस ऑन अदर्स। तो फर्स्ट इसमें देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की से मुताल्लिक तायुन, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अब तो यहाँ पर जो बच्चा है दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, दूसरों की नजर में उसे अच्छा बनना है तो इसके लिए जो भी अमल है वो अंजाम देता है। इस मरहले में बच्चा दूसरों की खुशी को और उनकी दुआओं को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है, सबका नूर नजर बनने की कोशिश करता है और बच्चा माशरती ज़ाब्तों और रिवायती सूरत के मुताबिक अपने आप को हम आहंग कर लेता है और अपना फैसला लेने से पहले दीगर लोगों को भी जहन में रखता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, स्टार्टिंग स्टेज में क्या था, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, जो उसे चाहिए था बस चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या हो गई है, नशोनुमा हो गई है और बच्चा अब यहाँ पर खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगा है। अब वो माशरे में अपने आप को ढालने लगा है और एक अच्छा बच्चा या फिर एक अच्छी बच्ची बनने की वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको अब यहाँ पर सबका चहीता बनना है, ठीक है। इसीलिए वो इस तरह के अमाल कर रहा है। नेक्स्ट उसूल और नज्म से मुताल्लिक तायुन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
अब ये जो मरहला है यहाँ पर बच्चे को समझ आ जाता है कि लॉस क्या है, रूल्स क्या है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी अपनी ड्यूटी है, ठीक है, सोसाइटी में रहना है तो कौन से उसूल अपनाने होंगे, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर बच्चे को समझ में आने लगता है। देखें यहाँ पर इस मरहले में बच्चा ये जान लेता है कि मुआशरती निज़ाम अफराद को अपने फ़राइज़ की पाबंदी और उसूल व ज़वाबित का एहतराम करने की ख्वाहिश पर मुनहसर होता है। यानी कि जो माशरती निज़ाम है वो दरअसल अफराद को अपने फ़राइज़ की पाबंदी करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। जो माशरती निज़ाम है उसमें चंद फ़राइज़ होते हैं जिसकी पाबंदी करना हर शख्स को ज़रूरी होता है और चंद उसूल ज़वाबित होते हैं जिसका एहतराम भी करना होता है। तो अगर बच्चे को समाज में रहना है तो अपने फ़राइज़ की पाबंदी करेगा और जो भी उसूल है, जो भी ज़वाबितें हैं उसका एहतराम करेगा। जैसे कि रेड लाइट है तो रेड लाइट पर रुकना होगा, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहां पर स्लो मतलब जो गाड़ी की रफ्तार है उसको सुस्त करना है, और इस तरह से जो भी दूसरी चीजें हैं जैसे कि एम्बुलेंस अगर जा रही है तो उसको रास्ता देना होगा, या फिर कोई अगर झूठ बोल रहा है तो बच्चा उसे बताएगा कि ये गलत है, झूठ बोलना गलत बात है, ऐसा नहीं करते। तो इस तरह की चीजें बच्चे में डेवलप होती है कन्वेंशनल स्टेज के आखिरी मरहले में, तब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें जो फर्स्ट है वो है समाजी मुआहदे से मुताल्लिक़ तयन। इसमें बच्चा दुरुस्त अमल, ज़रूरतों और हुकूक से मुतारफ़ होता है जिन पर समाज मुतफ़िक़ है। एक मुनासिब तरीके के जरिए इनको बदला भी जा सकता है, ये भी बच्चे को समझ में आ जाता है। यानी कि जैसा कि हाइंस की बीवी है तो वो बीमार थी तो उसने चोरी कर ली, तो यहाँ पर क्या बात समझ आ रही है कि चोरी करना तो गलत है लेकिन एक इंसान की जान से बढ़ के नहीं है। जो भी उसूल वगैरह है वो किसके लिए बनाए गए हैं, दरअसल इंसानों के लिए बनाए गए हैं। तो जब एक इंसान की जान पर बल आती है तो वो जो उसूल है उसको बदला भी जा सकता है, ये बच्चा समझता है इस स्टेज में। जैसे कि रेड लाइट पर रुकना है लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है उसको वक्त पर हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो बच्चा क्या करता है वो रूल तोड़ देता है। तो ये कौन से स्टेज में आएगा, समाजी मुआहदे से मुताल्लिक़ तयन के अंदर आएगा। नेक्स्ट लास्ट है आफाकी अखलाकी उसूल से मुताल्लिक़ तयन, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये जो मरहला है काफ़ी कम अफराद इस सतह तक पहुंच सकते हैं। ये मरहले में मुतबादिल का इंतखाब करने में न सिर्फ समाज के उसूल को जहन में रखा जाता है बल्कि इसके हुदूद को भी जहन में रखा जाता है। जहाँ तक आफाकी अखलाकी उसूल व ज़ाब्त का इस्तेमाल है, इंतहाई शदीद हालात में भी फ़र्द इनके उसूल को कायम व दायम रखता है, अपना सब कुछ कुर्बान करने यहाँ तक कि शहीद होने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा सही क्या है गलत क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स की बेस पर वो फैसला ले रहा है, उसकी जो अंदरूनी, ठीक है, कॉन्शियसनेस जो है, जो उसका अंदरूनी शऊर है, वो अपने शऊर के जरिए, ठीक है, जो अपनी ज़मीर की आवाज़ है उसके जरिए वो फैसला लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर इस राह में उसको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो वो कर देगा, शहीद हो जाएगा। और इसके अलावा वो मतलब जो समाज है, जो इंसानियत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके दिल में जज्बा होता है और वो उसकी मदद में निकल जाता है, खुद की परवाह किए बगैर वो निकल जाता है और उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो रेडी हो जाता है, जैसे कि मदर टेरेसा, महात्मा गांधी वगैरह।